तो फिल्म की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए। ये फैमिली इंडोनेशिया में रहती है और इस टाइम चल रहा है 2001 का। हम सबसे पहले फैमिली में एक बच्ची नादिया से मिलते हैं। नादिया अपनी फैमिली के साथ जिस घर में रह रही है, अब उसे इस घर में रहना काफी अजीब लगने लगा है, क्योंकि तकरीबन पिछले 7 सालों से उनके घर का रेनोवेशन चल रहा है। उनका घर काफी गंदा रहता है, लेकिन आज तक उनका घर कंप्लीट नहीं हुआ। और उससे अजीब बात ये कि अब उसकी मॉम बहुत ही बुरे तरीके से बीमार हो गई हैं। उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसे डॉक्टर्स डायग्नोस नहीं कर पा रहे और उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा। नादिया अपनी मॉम को लेकर भी काफी ज्यादा परेशान रहती है और उसकी मॉम भी अब इन सारी चीजों से थक चुकी हैं, तंग आ चुकी हैं। इसी इमोशनल मोमेंट में वो नादिया से कहती हैं कि तुम और तुम्हारा भाई कभी अपने डैड का साथ मत छोड़ना। वो जो कर रहे हैं उनमें हमेशा उनका साथ देना। ये कहते हुए अचानक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो खून की उल्टियाँ करने लगते हैं, जिसका खून नादिया के मुंह के ऊपर भी गिर जाता है। अपनी मॉम की बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर नादिया अपने भाई और अपने डैड को बुलाती है। परेशानी में ये दोनों बहन भाई अपने डैड से कहते हैं कि हमें मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, लेकिन उनके डैड यहाँ पर अजीब रिएक्ट करने लगते हैं, जैसे वो अपनी वाइफ की बीमारी से तंग आ गए हों। वो उन्हें इसी हालत में छोड़कर एक रूम में चले जाते हैं और उनके बेटे युवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जब जब भी कोई परेशानी होती थी उनके डैड उस रूम में जाकर खुद को बंद कर लिया करते थे, उस परेशानी को खत्म करने के बजाय। खैर, कुछ ही देर बाद दिखाया जाता है कि हैरत अंगेज तौर पर उनकी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि कुछ देर पहले लग रहा था कि वो मरने वाली हैं। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है कि ना सिर्फ वो उठ जाती हैं, बल्कि अपने बच्चों के लिए खाना भी बनाती हैं और उनके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट भी करती हैं। जिस दौरान ये सब लोग न्यू ईयर डिनर एंजॉय कर रहे थे, इसी दौरान हमें नादिया की मॉम के पीछे एक अजीब सा इंसान खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसका सर एक बकरी की तरह था। यानी वो इंसान नहीं बल्कि शैतान था। साय की नजर आते ही नादिया की मॉम की हालत दोबारा से खराब होने लगती है। वो अजीबोगरीब हरकतें करती है और जाकर किचन में बहुत सारा पानी उबालकर उबलते हुए पानी में अपना मुंह डाल देती हैं। बच्चों को तो समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन हम समझ पाते हैं कि उन्होंने ऐसा उस शैतान के पोजेशन में आकर किया था, उसके कब्जे में आकर किया था। अपनी मॉम की ऐसी हालत को देखकर दोनों बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने की कोशिश करते हैं, पर रास्ते में ही उनकी मॉम की डेथ हो जाती है। अब सीन कट होता है और हमें 3 माह बाद का टाइम दिखाया जाता है। नादिया की मॉम के मरने के बाद चीजें वापस रूटीन पे आने लगी हैं। ये लोग लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और पता चलता है कि नादिया की मॉम के मरने से कुछ दिन पहले ही जो उनके हस्बैंड ने एक शॉप बनाई थी, वो अब बहुत ज्यादा अच्छी चलने लगी है। इतनी अच्छी कि आसपास की सभी शॉप्स का बिजनेस डाउन हो गया है और सारा प्रॉफिट तकरीबन शांतों को ही आ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी उनके बच्चे अभी लाइफ में नॉर्मल नहीं हुए। सबसे ज्यादा इफेक्टेड योगा है, जिसे अपनी मॉम के मरने के दुख ने तकरीबन पागल सा कर दिया है। उसे अब अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। जिस तरह अभी भी जब नादिया उसके पास आती है तो वो ठीक उसी जगह बैठा होता है जहां पर उसकी मॉम ने खून की उल्टी की थी आखिरी मर्तबा। अचानक से वो दिखता है कि वहां की टाइल्स हिलने लगते हैं। टाइल फटकर 2 शैतानी हाथ बाहर निकलते हैं और उसे पकड़कर उस टाइल के अंदर गड्ढे में लेकर जाने लगते हैं। और गड्ढे के अंदर नॉर्मल दुनिया नहीं बल्कि हेल है, जहन्नुम है, जहाँ से बहुत सारे बिच्छू निकलकर भी योगा को बहुत ज्यादा डरा रहे थे। जिसे देखकर योगा चीखें मारने लगता है और इस टाइम उसकी बहन उसे संभालती है और बताती है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो कुछ उसे देख रहा था वो उसकी अपनी ही हेलुसिनेशंस थी। उसकी मॉम की मौत के दुख ने उसे बहुत ज्यादा पागल कर दिया था और आज इसी दुख में वो अपने डैड के साथ बदतमीजी भी कर देता है और उनसे पूछता है, आखिर कब खत्म होगा आपका ये तमाशा? क्यों हम इस घर से नहीं जाते? जब से हम इस घर में आए हैं तब से इस घर का रेनोवेशन चल रहा है, घर को आप साफ नहीं करने देते। इसी वजह से हमारी मॉम बीमार हुई और मर भी गई। पता नहीं क्या चाहते हैं आप? क्या हम सब मर जाएं? इन सारी बातों के गुस्से में आकर योगा के डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं। नादिया उसे संभालते हुए रूम में ले जाती है और उसे समझाती है कि उसे अपने डैड से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। योगा अब सोने की तैयारी ही कर रहा था, लेकिन अचानक से उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है किचन से। वो फौरन उठकर जब चेक करने के लिए जाता है तो उसे कॉरिडोर में ही एक बच्ची भागती हुई दिखाई देती है, जो कि उनके घर में रहती भी नहीं थी। खैर, वो इस चीज को इग्नोर करते हुए अब किचन में चला जाता है और वहां उसे अपनी मॉम खड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई बात कर पाता, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। सामने से वो एंटिटी, वो लेडी भी गायब हो जाती है और योगा जल्दी से यहाँ पर छुप जाता है।
वो देखता है कि यहाँ पर उसके डैड आए थे, जो आते ही एक बड़ी सी नाइफ लेते हैं और लाइट ऑफ करके यहाँ से जाने लगते हैं। योगा जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसके डैड उन दोनों बहन भाइयों को चेक करने के लिए उनके रूम में भी आए थे। जब उन्हें कंफर्म होता है कि वो सो रही हैं, तो वो अपने सीक्रेट रूम में चले जाते हैं। योगा ठान लेता है कि आज तो वो देख कर ही रहेगा कि उसके डैड रात को करते क्या हैं। इसलिए खामोशी से वो अपने डैड का पीछा करता है और उनके सीक्रेट रूम के पास पहुंचकर की होल से अंदर देखता है। वहां जो कुछ भी था वो बहुत ज्यादा डरा देने वाला था, और इस चीज का अंदाजा हम योगा के फेस से लगा पाते हैं। लेकिन वहां असल में हो क्या रहा था ये हमें फिलहाल नहीं दिखाया जाता। अब सीन कट होता है और डायरेक्ट हमें 11 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। 2011 में दोबारा न्यू ईयर ईव के टाइम ही हमें इसी घर को दिखाया जाता है। इस घर के अंदर अभी भी रेनोवेशन चल रहा है। घर अभी भी उसी तरह गंदा है, लेकिन चेंज बस इतना आया है कि योगा और नादिया दोनों बड़े हो गए हैं, और अब योगा बिल्कुल अपनी मॉम की तरह ही बीमार हो गया है और नादिया उसका ख्याल रखती है। अब क्योंकि नादिया भी बड़ी हो गई थी, तो योगा आज उससे कहता है, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई का सामना करना है आज, जो मैं काफी सालों से करता आ रहा हूँ। मुझे यकीन है कि तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखोगी। नादिया कंफ्यूज हो गई थी, योगा क्या कहना चाह रहा था। तब योगा उससे कहता है, इंतजार करो बस रात होने का। अब हर रोज की तरह उसके डैड रात को कमरे में चेक करने आते हैं क्या उसके दोनों बच्चे सो गए। ये कंफर्म करने के बाद कि वो बच्चे सो चुके हैं, वो एक बड़ी सी नाइफ उठाकर उसी सीक्रेट रूम में चले जाते हैं। और अब योगा अपनी बहन को लेकर उसी सीक्रेट रूम के बाहर आ जाता है और उसे की होल से अंदर देखने को कहता है। नाथिया जब अंदर का नजारा देखती है तो डर के मारे वो भी हिल जाती है। उसके डैड अंदर एक रिचुअल कर रहे थे। सामने उन्होंने एक शैतान का सर रखा हुआ था और फिर वो एक ब्लैक गोट का सैक्रिफाइस देते हैं। उसका खून वो उसी शैतान के सर पर भी डाल देते हैं और फिर खुद पीकर अपने ऊपर भी उसका खून डाल देते हैं। और ये सब देखते हुए नादिया समझ जाती है कि ये सब क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। वो ये भी समझ गई थी कि क्यों उसकी मॉम मरी और आज उसका भाई भी क्यों बीमार है, क्योंकि उसके डैड गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। उनके बाहर आते ही ये दोनों अपने डैड के साथ लड़ पड़ते हैं और योगा तो सीधा सीधा उन्हें कह देता है कि आप ही हमारी मॉम के मौत के जिम्मेदार हैं। तो अब इस सब के बाद वो भी खामोश नहीं रहते और इन्हें कहते हैं, हाँ हूँ मैं जिम्मेदार, लेकिन तुम नहीं जानते कि ये सब हुआ कैसे। ये सब तुम्हारी जान बचाने के लिए हुआ, मेरे लिए नहीं। उनकी ये बात सुनी थी कि योगा भी शौक में रह गया था। वो अब पूरी कहानी बताना शुरू करते हैं और कहते हैं कि जब मेरी शादी हुई तो हम लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। हमारे घर खाने को भी चीजें पूरी नहीं होती थी। और फिर एक दिन मैंने और तुम्हारी मॉम ने फैसला किया कि हम डीमन की पूजा किया करेंगे। हम उसके साथ डील करेंगे जिसमें हमें रोज डीमन को सेक्रीफाइस देना होगा और उसके बदले डीमन हमें सब कुछ देगा जो हमें चाहिए। उस डील के बाद से उनके हालात ठीक होने लगे, उनकी शॉप अच्छी चलने लगी। वो हर रोज एक ब्लैक गॉड का सेक्रीफाइस देते रहे और सब कुछ ठीक चलता रहा। पर एक दिन वो डीमन योगा की जान लेने के लिए आ गया, क्योंकि ये भी उसकी डील की एक शर्त थी कि वो उनके सबसे बड़े बच्चे को ले लेगा। और उसी बच्चे को बचाने के लिए असल में योगा की मॉम ने उससे बार्गेन किया। तुम्हारी मॉम ने उस शैतान से कहा कि वो तुम्हें छोड़ दें और उन्हें मार दें, और यही वजह है कि आज तुम लोग जिंदा भी हो और एक अच्छी जिंदगी भी गुजार रहे हो। वो डीमन अब हमारे साथ इसी घर में रहता है और इस घर को रेनोवेट इसीलिए करवाना पड़ता है क्योंकि इस घर को गंदा रखने की शर्त है उसकी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद योगा और भी ज्यादा टूट जाता है। वो पहले ही अपनी मॉम के दुख से निकला नहीं था और अब जब उसे ये पता चला कि उसकी मॉम की मौत उसी की वजह से हुई है, तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता और उस सीक्रेट कमरे में जाकर सारी चीजें तोड़ने लगता है, यहाँ तक कि वो शैतान का सिंबल भी तोड़ देता है। उसके डैड उसे ऐसा करने से बार बार रोकते हैं, लेकिन वो रुकता ही नहीं है और एक के बाद एक चीज तबाह करने लगता है। और उसके डैड अब गिड़गिड़ा कर उस शैतान से माफिया मांगने लग जाते हैं। ये सब कुछ करने के बाद अब योगा की भी लाइफ ठीक नहीं रहती, उसकी भी लाइफ और ज्यादा बिगड़ जाती है। जैसी चीजें उसे बचपन में नजर आया करती थी वैसी ही चीजें उसे अब दोबारा नजर आने लगती हैं और डराने लगती हैं। आज वो ये भी समझ पा रहा था कि आखिर बचपन से ही उसे वो डरावनी चीजें, वो एंटिटीज क्यों दिखाई देती थी। वो सारी चीजें असल में वो शैतान ही उसे दिखाता था, खास करके वो हेलुसिनेशन जिसमें कोई हमेशा उसे हेल में खींचता था। असल में शैतान उसे उसका फ्यूचर दिखाता था कि वो उसकी सोल को हेल में ले जाएंगे, पर उसकी मॉम ने ये सब रोक दिया था। इसीलिए योगा को वो सारे हेलुसिनेशंस आना बंद हो गए थे। यहाँ पर फाइनली इन बच्चों को ये भी पता चल जाता है कि क्यों हमेशा इनके डैड का हर बिजनेस इतना सक्सेसफुल होता है। असल में वो सब कुछ गॉड डीमन ही करता था, लेकिन अब क्योंकि योगा ने शैतान की सारी चीजें तोड़कर
उसकी काफ़ी बेइज़्ज़ती की थी, तो अब शैतान उससे बदला लेने वाला था। पुराने वाले हैलुसिनेशंस उसे दोबारा होने लगते हैं, तबीयत उसकी दोबारा बिगड़ने लग जाती है और नादिया से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। वो स्कूल जाकर इंटरनेट पर सर्च करती है कि किस तरह से इस रिचुअल को रोका जा सके और क्लास के सारे बच्चे उसकी रिसर्च देखकर उसका मज़ाक उड़ाते हैं, सिवाय एक लड़के के जो समझ रहा था कि नादिया एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। शाम होने पर जब नादिया घर जाती है तो देखती है कि उसका भाई अब तड़प रहा था उन्हीं हेलुसिनेशंस को देखते हुए। वो उसे कंट्रोल करती है और इतने में ही उसके डैड भी घर आ जाते हैं। आज वो लेट घर आए थे। वो बताते हैं कि हमेशा जिनसे वो ब्लैक कोट मंगवाया करते थे, आज वो आदमी नहीं आया था और आज ये कोट उन्हें खुद अरेंज करके लानी पड़ी। वो दोबारा रिचुअल करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके बच्चे उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। प्रशांत तो कहते हैं ये रिचुअल रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर डील तोड़ी गई तो मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। नादिया पूछती है ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो सकता है, तो उसके डैड बताते हैं हम सब मर भी सकते हैं। ये सुनकर नादिया का दिल और भी ज्यादा डर जाता है और उसे फिर अपनी मॉम की कही भी वो बात याद आती है कि जो तुम्हारे डैड कर रहे हैं उसमें तुम अपने डैड का साथ देना। वो समझ गई थी कि उसकी मॉम यही कह रही थी कि अपने डैड का रिचुअल्स में साथ देना, इसीलिए अब वो अपने डैड का साथ देना शुरू कर देती है रिचुअल्स में। अब जब नादिया से योगा को ये पता चलता है कि उनकी मॉम ने ऐसा करने को कहा था, तो वो भी रिचुअल का हिस्सा बनने के लिए मान जाता है। ये लोग बिना किसी भी छुट्टी किए रिचुअल करने लग जाते हैं और कुछ साल यूं ही गुजर जाते हैं। और अब जैसे ही 2012 का न्यू ईयर ईव आता है, तो यहाँ ये लोग अब उस डीमन को अपने घर पर अपनी आंखों से देखते हैं। वो भयानक आधा बकरी और आधा इंसान जैसा दिखने वाला डीमन बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयानक था। जब वो इन लोगों के सामने आता है, ये लोग डर जाते हैं। वो यहाँ आते ही सबसे पहले योगा के ऊपर हमला करता है। वो उसे उठा उठा कर इधर उधर पटकता है अपनी पावर्स से और फिर आखिर में उसको मार डालता है। उसकी मौत से ये लोग बहुत ज्यादा टूट गए थे। नादिया अपने डैड से पूछती है आपने तो कहा था कि जब तक हम सेक्रीफाइस देते रहेंगे वो डीमन कुछ नहीं करेगा, और योगा की जगह जब उसने हमारी मॉम की जान ले ली थी, तो अब वो योगा को लेने के लिए क्यों आया था। इस टाइम उसके डैड उसे कोई जवाब नहीं देते। कुछ ऐसा गुजरता है, ये लोग गोट वाला रिचुअल अपना करते रहते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी अब वो चीजें जो सारी योगा ने फेस की थी वही नादिया के सामने भी आने लगती हैं। यानी डरावने डरावने हेलुसिनेशंस उसे होने लगते हैं। कुछ इवल स्पिरिट्स उसके पीछे पड़ जाती हैं जो हमेशा उसे डराती रहती हैं, यहाँ तक कि स्कूल में भी। उसके भी जिस्म पर वैसे ही दाने बन जाते हैं जैसे उसकी मोम और भाई के जिस्म पर थे, और अब उसे लगता है कि वो भी जल्दी मर जाएगी। इस टाइम पर उसका स्कूल का एक दोस्त उसके पास आता है और उसे कहता है कि उसे अपनी मुश्किल किसी को बतानी चाहिए, लेकिन नादिया ये सारी बातें किसी को नहीं बताती। हर गुजरते दिन के साथ नादिया की तबीयत बिगड़ने लगती है और अब नादिया के लिए उसके डैड भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे लेकर एक शमन के पास जाने का फैसला करते हैं। लेकिन रास्ते में ही काफ़ी सारी इवल स्पिरिट्स उन्हें तंग कर देती हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और जब उन्हें होश आता है तो वो अपने आप को एक अजीब सी झोंपड़ी में पाती है। असल में ये एक शेमन का घर था और यहाँ पर उसे उसके डैड ही लेकर आए थे। यही वो शेमन था जिसने रिचुअल कर सालों पहले उसके डैड को और डीमन को मिलाया था। यहाँ पर नादिया को बहुत सारी पिक्चर्स भी दिखती हैं उन फैमिलीज की, जिन फैमिलीज ने यही वाली डील की हुई थी डीमन के साथ। अब नादिया शेमन से पूछती है कि क्या ये सब कुछ रोका नहीं जा सकता। तब शेमन उसे एक खौफनाक हकीकत ये बताते हैं कि जो डील मैंने करवाई हुई थी उसे तो रोका जा सकता था। मैंने सिर्फ इतनी सी डील करवाई थी कि ये लोग गोट रिचुअल करेंगे और उसके बदले डीमन इन्हें पैसे देगा। लेकिन तुम्हारे डैड ने लालच में आकर खुद डीमन से कांटेक्ट किया और उससे बहुत सी चीज़ों की डिमांड करने लगे, ये जाने बगैर कि डीमन उसके बदले में बहुत कुछ मांगेगा। और डीमन ने मांगा भी और लिया भी। तुम्हारे डैड ने ही तुम्हारी फैमिली के मरने की डील कर ली थी डीमन के साथ और उसके बदले अपने लिए सारी आसाइशें मांग ली थी। ये सुनते ही नादिया के कान जैसे फटने लगते हैं। दुख से उसका दिल बैठने लगा था। उसे सांस नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे। वो अपने डैड को ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे वो अपने इस डैड को जानती ही ना हो। ये बात सुनकर उसके डैड भी रोने लगते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और बताते हैं कि हाँ, मैंने लालच में आकर वो सब किया था, लेकिन मैं अब उस सब के लिए पछता रहा हूँ।
और मैं ये सब ठीक करके भी दिखाऊंगा। ये लोग ये कहते ही यहाँ से चले जाते हैं और उस दिन के बाद से ही नादिया फील करती है कि उसके डैड में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया था। उन्होंने गुड रिचुअल भी करना बंद कर दिया था। जिस घर में वो रहते थे, जिस घर को उन्हें हमेशा डीमन के लिए गंदा रखना पड़ता था, उस घर को भी वो छोड़ देते हैं और अपनी आधी से ज्यादा दौलत जो शैतान ने ही उन्हें दी थी उसे गरीब लोगों में बांट कर वहां से निकल जाते हैं। इस रिचुअल को खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए सालों गुजर जाते हैं। इन्हें इस रिचुअल को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और दिन ब दिन नादिया की हालत बिगड़ती रहती है। इस पूरे टाइम के दौरान नादिया जो जो फील कर रही थी, जो जो उसके साथ हुआ था, उसके भाई के साथ, उसकी मॉम के साथ या उसकी पूरी फैमिली के साथ हुआ था, वो उस पर एक बुक लिख चुकी थी। अभी इस बुक का एंड लिखना बाकी था और फिर टाइम आ जाता है 2021 का। नादिया के डैड उसे लेकर एक पहाड़ी इलाके में जाते हैं जहाँ ये लोग एक शेमन से मिलते हैं। ये शेमन नादिया को देखकर सारी कहानी समझ जाती है और ये भी समझ जाती है कि इनके साथ जो भी मसला है उसका कोई भी हल नहीं निकाल सकता। वो नादिया को देखते हुए बताती है कि तुम्हारे डैड ने जो डील की थी उस डील की वजह से 2002 में तुम्हारी मॉम मरी, 2012 में तुम्हारे भाई और अब 2022 में तुम मर जाओगी। ये बात सुनकर उसके डैड टूट गए थे। वो चाहते थे ये सब रुक जाए पर अब कुछ नहीं हो सकता था। नादिया अपने डैड को समझाती है कि अब हमें अपनी किस्मत को कबूल कर लेना चाहिए और इस जंग को छोड़ देना चाहिए। अब उस शैतान से हमें कोई नहीं बचा सकता। ये फैसला करते हुए ये लोग अपने पुराने घर में वापस आ जाते हैं। अपने शहर में वापस आने के बाद नादिया अपने स्कूल के फ्रेंड से मिलती है जो हमेशा उसे खुश रहने में मदद करता था और उसकी बात को समझता था। उसी ने नादिया को मशवरा दिया था अपने से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स को एक डायरी में लिखने का और वो डायरी लिखते लिखते एक किताब बन चुकी थी। वो इस किताब को उस फ्रेंड को देती है और फिर घर वापस आ जाती है क्योंकि आज न्यू ईयर आने वाला था, 2022 का शुरू, और हर 10 साल के बाद आने वाले न्यू ईयर पे इनकी फैमिली मारी जाती थी। नादिया और उसके डैड उदास दिल के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और जानते थे कि आज क्या होगा। यहाँ पर नादिया के डैड उसे अपने प्यार का यकीन दिलाते हैं और उसके बाद नादिया अपने डैड से कहती है कि आप यहाँ से बाहर चले जाएं क्योंकि वो जानती थी कि उसके डैड उसकी मौत को नहीं देख पाएंगे। अब जैसे ही ठीक 12 बजते हैं वो डीमन इस कमरे में आ जाता है। वो डीमन आते ही उसके ऊपर हमला नहीं करता बल्कि उसके दिमाग को अपने कब्जे में ले लेता है और उसी के जरिए उसी को नुकसान पहुंचाता है। नादिया अपने आप को नोचने लगती है। वो अपना मुंह इतना ज्यादा नोचती है कि उसकी स्किन उतर कर नीचे गिर जाती है और उसके बाद वो अपने पास पड़े चाकू से अपना गला काटकर अपनी जान दे देती है। उसके मरते ही अब उसके डैड भी जैसे पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्होंने भी अब जैसे अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया था और इसी घर में अपने आप को कैद कर लिया था। जबकि नादिया का दोस्त जब नादिया की पूरी किताब पढ़ता है तो उसके एंड पर उसे पता चलता है कि नादिया ने अपनी मौत को खुद ही प्रिडिक्ट कर लिया था, यानी पहले से ही उस किताब में लिख लिया था। जब तक वो इस किताब के एंड तक पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आखिरी मर्तबा नादिया से मिल भी नहीं पाया और अपनी नादिया से मिलने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो उसकी ग्रेव पर भी जाता है। जबकि यहाँ मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में अब हमें नादिया के डैड के सामने उनकी फैमिली के तीनों मेंबर्स को दिखाया जाता है जिनके पीछे इस टाइम वही शैतान था। उसकी फैमिली के मेंबर उसे अपने पास बुला रहे थे और अचानक से उन तीनों के सर बदल कर उनके सरों पर बकरी का सर आ जाता है। उसके डैड ये सब देखकर रोने लग जाते हैं और बस मूवी यहीं पर इस भयानक एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है।